So today we are discussing about the next part of the reproductive health, where we started the methods of birth control we started, and in the methods of birth control in the last lecture we talked about one method, that is natural method. उसके अंदर में 5 और मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके आगे का पोर्शन ये है. दिस इज द सेकेंड पार्ट. ठीक है, कि कैसे हम लोग बर्थ कंट्रोल एक और तरीके से कर सकते हैं. वो तरीका क्या है? वो तरीका है बैरियर मेथड. बैरियर मेथड देखो नाम में बैरियर है, दैट मीन्स we will use some barrier, and with the help of those barrier we are not going to allow the sperm to enter inside the vagina or to reach the uterus. We will use some device which will block the entry of sperm into the vagina, or even if the sperm goes into the vagina, then there are also some devices कि vagina में जा रहा है, ठीक है, उसके beyond भी हम लोग उसको रोक सकते हैं. कि vagina के आगे जब sperm swim करके जाने लगता है तो उस को भी हम लोग रोक सकते हैं. ऐसा भी कुछ डिवाइसेस है कि दैट वी कैन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द यूटेरस इवन इफ द स्पर्म रीचेस द वेजाइना. ठीक है, तो इसलिए इसको बैरियर मेथड बोला गया है. डेफिनेशन ऊपर दे दिया है, दैट दे आर मैकेनिकल डिवाइसेस दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइना और देयर पैसेज इनटू द यूटेरस. दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड बाय द यूजर. ठीक है, जो मतलब ये पॉइंट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आगे जाके हम लोग को कुछ ऐसा डिवाइसेस मिलेगा कि फीमेल कुछ डिवाइसेस है, अभी पढ़ेंगे हम लोग, उसको अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर लेती है. वो जो पकड़ लो एक मेटल रॉड अपने स्किन के नीचे इंप्लांट कर लेगी फीमेल, या घुसा लेगी फीमेल, इंसर्ट कर देगी फीमेल. वो जो एक केमिकल रॉड फीमेल ने अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट किया है, वो केमिकल रॉड क्या करेगा, एवरी टाइम ब्लड उस रॉड से ब्रश करते हुए निकलेगा, वो रॉड उस ब्लड में कुछ केमिकल्स का रिलीज करेगा. और जो केमिकल्स रिलीज करेगा वो क्या करेगा, वो यूटेरस का एंडोमेट्रियम को बनने से रोकेगा, ओव्यूलेशन में कुछ प्रॉब्लम करेगा, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा. ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा. तो तुम तो एक कॉपर का मेटल सपोज तुमको अपने बॉडी के अंदर घुसाना है, वो तो तुम्हें खुद से नहीं घुसा सकते, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. लेकिन ये जो बैरियर मेथड्स में जो भी एग्जांपल्स वगैरह है, ये हम लोग खुद से कर सकते हैं. ठीक है, कंप्लीट प्राइवेसी में. इसके लिए हम लोग को डॉक्टर वगैरह का मदद लेने का जरूरत नहीं है. एग्जांपल्स क्या क्या बैरियर मेथड में हम लोग यूज कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. दिस इंक्लूड्स कॉन्डोम. कॉन्डोम मेल पहनता है अपने पेनिस के ऊपर, ठीक है, इरेक्ट पेनिस के ऊपर. फीमेल कॉन्डोम इज मेल कॉन्डोम का उल्टा. वो फीमेल अपने वेजाइना के अंदर डाल देती है, ठीक है, एंड देन मेल अपना पेनिस उसमें इंसर्ट कर सकता है. तो जैसे मेल जैसे कि ये पेनिस है, तो मेल कॉन्डोम को ऐसे पहनता है, ऐसे, ठीक है ना. तो फीमेल का जो वेजाइना है उसमें भी एक मतलब रिवर्स कॉन्डोम डालने का एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जिससे फीमेल कॉन्डोम बोला जाता है. वॉल्ड कैप, सर्विकल कैप एंड डायफ्राम, ये जो 3 वर्ड है, ये तीनों वर्ड एक ही चीज से रिलेटेड है. ये तीनों वर्ड रिलेटेड है इसके साथ, देयर पैसेज इनटू द यूटेरस. ठीक है, ये जो 2 वर्ड है कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम, दिस इज रिलेटेड विद दिस वन, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द वेजाइना. क्योंकि अगर मेल कॉन्डोम पहनेगा या फीमेल कॉन्डोम फीमेल यूज करेगी तो वो वेजाइना में तो सीमेन जाएगा ही नहीं, वो तो कॉन्डोम में ही रुक जाएगा. लेकिन अगर वॉल्ड कैप, सर्विकल कैप, डायफ्राम, ये सब अगर फीमेल यूज करती है तो उसमें स्पर्म वेजाइना में जाएगा, लेकिन वेजाइना से आगे यूटेरस तक नहीं जा पाएगा. क्यों? क्योंकि ये सब जो डिवाइसेस है, वॉल्ड कैप, सर्विकल कैप, डायफ्राम, ये सब कहाँ लगता है? ये सब लगता है एक्सटर्नल ऑस में. आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल ऑस क्या है. सर्विक्स का जो ओपनिंग है टुवर्ड्स द वेजाइना, उसको हम लोगों ने एक्सटर्नल ऑस बुलाया था. तो एक्सटर्नल ऑस में उसको इंसर्ट करके लगाया जा सकता है, जो स्पर्म का मूवमेंट को वेजाइना तक ही रेस्ट्रिक्ट कर देगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है, जैसे कि फर्स्ट कॉन्डोम इन द इंडिया वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड एंड उसका नाम रखा था शेर एंड रक्षक. ठीक है, अगर हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाए और जाके बोले वी नीड कॉन्डोम, तो वहां से भी हम लोग को कॉन्डोम मिलेगा. आई थिंक 5 रुपीज में इतना सारा मिलता है. तो वो जो गवर्नमेंट देता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, निरोध. और गवर्नमेंट जो देता है वो मैक्सिमम डैमेज टाइप का रहता है, फूटा टाइप का रहता है. तो वो यूज करना और मतलब उसका यूज करना नहीं करना एक समान है. ठीक है, तो उसका नाम निरोध है, जो 5 रुपये में इतना सारा मिल जाएगा. ठीक है, तो ये जो है कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, वॉल्ड कैप, सर्विकल कैप, डायफ्राम, इसका एक डायग्राम, ठीक है, और डायग्राम के साथ इनका कुछ पॉइंट मतलब एकदम इजी, जैसे कि इनमें लिखा हुआ होगा कि दीज आर इंसर्टेड एट द एक्सटर्नल ऑस, दीज आर, ठीक है ना. तो ये सब का डेफिनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी
एक फोटो ऑफ ये इन सब देखने में कैसा है इसका एक फोटो, एंड उस फोटो के साथ इन सब का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन का फोटो मैं इस वीडियो में अटैच करूंगा इन माय गूगल क्लासरूम। ठीक है, ओके, तो मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेथड। ठीक है, ओके, नोट बना लेना। So this is your next method, which is called as chemical method, and in the chemical method we generally use some kind of tablets, some kind of jellies, creams. We use all that kind of thing. And where do we use those tablets, jellies and all? We use them inside the vagina. That means before having coitus, the female should take some jelly and she should put it inside her vagina. ठीक है, उससे क्या होगा, ये जो जेली फोम ये सब जो फीमेल अपने वेजाइना के अंदर अप्लाई करती है, उस एप्लीकेशन के वजह से कुछ केमिकल्स इन जेलीज क्रीम में प्रेजेंट है। वो केमिकल क्या करेगा, जब कोइटस होगा और मेल अपना सीमेन फीमेल के वेजाइना के अंदर इजाकुलेट करेगा, तब ये जो केमिकल फीमेल ने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है उन केमिकल से, ठीक है, या उन क्रीम से जो फीमेल ने ऑलरेडी वेजाइना के अंदर अप्लाई करके रखा है, उन क्रीम से कुछ केमिकल्स निकल के आएगा और वो केमिकल्स निकल के आके क्या करेगा, स्पर्म को मार देगा। कैसे मारेगा, स्पर्म का ऑक्सीजन टेकिंग एबिलिटी को रोकेगा। ठीक है, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। हाउ दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एरोबिकली। म्यूकस ऑफ द वेजाइना से ऑक्सीजन लेता है कौन, स्पर्म, तो उस ऑक्सीजन टेकिंग एबिलिटी को रोकेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, उस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन को फोड़ देगा, तो सारा एक्रोसोमल कंटेंट कहां निकल गया, वेजाइना में निकल गया, तो वो स्पर्म को तो एम्पुला में जाके भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का चीज होता है कि हम लोग कुछ क्रीम्स या जेलीज यूज करते हैं इनसाइड द वेजाइना, जिससे कुछ केमिकल निकल के आता है। वो केमिकल जब स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तो स्पर्म का मेम्ब्रेन को फोड़ देगा या स्पर्म का ऑक्सीजन लेने का एबिलिटी को रोक देगा, जिसके वजह से स्पर्म वेजाइना से आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा भी तो भी डिफेक्टिव वे में मूव करेगा। वो स्पर्म का एबिलिटी नहीं है कि वो जाके एम्पुला में क्या करे, फर्टिलाइजेशन कर दे। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, दीज आर कंट्रासेप्टिव्स व्हिच कंटेन स्पर्मिसाइडल एजेंट। स्पर्मिसाइडल माने स्पर्म किलिंग एजेंट। द केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब तो कौन सा क्या कर रहा है ये तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जांपल्स जिससे क्वेश्चन मेनली आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स। देखो क्रीम का नाम क्या है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जेलीस नाम क्या है, फोम टेबलेट नाम क्या है। ठीक है, तो ये दे कॉमनली कंटेन लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, देखो सब एसिडिक कंटेंट, क्योंकि हमको पता है स्पर्म्स आर एसिड सेंसिटिव। ठीक है, ये सब प्रेजेंट है व्हिच किल्स द स्पर्म इन द वेजाइना। ओके, एक और केमिकल मेथड के अंदर ही एक और एडवांस डिवाइस है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, स्पॉन्ज टुडे। ये स्पॉन्ज टुडे जो है ये बहुत ही छोटा एक स्पॉन्ज के जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसको कोइटस से पहले सिर्फ पानी में थोड़ा भिगोना है, भिगो के वेजाइना के अंदर डाल के रख देना है। ठीक है, तो जब कोइटस होगा तो वो इतना छोटा है कि वो फील ही नहीं होगा, ठीक है, उसका प्रेजेंस। लेकिन ये क्या करेगा, जब मेल इजाकुलेट करेगा तो इजाकुलेशन का जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को एब्जॉर्ब भी कर लेगा। प्लस इसमें प्रेजेंट है केमिकल जिसका नाम है क्या, नॉन ऑक्सिनोल 9। और ये नॉन ऑक्सिनोल 9 क्या है, ये एक स्पर्मिसाइड है, माने स्पर्म किलिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, इट किल्स द स्पर्म बाय डिसरप्टिंग इट्स मेम्ब्रेन। इस केमिकल में एक्रोसोमल मेम्ब्रेन फोड़ने का एबिलिटी है, जिसके वजह से स्पर्म को मार भी देगा, एज वेल एज जो भी सीमेन रिलीज होगा उसको ये एब्जॉर्ब भी कर लेगा। ठीक है, इसलिए नाम हम लोगों ने स्पॉन्ज दिया है। ठीक है, सो दिस इज योर केमिकल मेथड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज इंसर्टिंग मेथड। इंसर्टिंग मेथड मतलब हम लोग कोई ना कोई मेटल बार या ऐसा कुछ चीजों को हम लोग हमारे बॉडी के अंदर डाल देते हैं, इम्प्लांट करते हैं, और उसके वजह से वो डिवाइस हम लोगों को कैसे बर्थ कंट्रोल में मदद करता है ये देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इसका नोट तुम लोग बना सकते हो। सो दिस इज योर फोर्थ method of birth control, and in this fourth method of birth control we can see the name that we have written is intrauterine devices or intrauterine contraceptive devices. That means यहाँ पे जो भी चीज हम लोग बॉडी के अंदर डालने वाले हैं वो हम लोग कहाँ डालेंगे, इंट्रायूटेराइन माने यूटेरस के अंदर, in the layers of uterus, okay, and mostly it is put in the myometrium. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, what is intrauterine contraceptive devices. ठीक है, these devices are made up of what, plastic or metal or both. ठीक है, combination of both, and are inserted in the uterus to prevent
कंसेप्शन, यूटेरस के अंदर डाला जाता है टू प्रिवेंट कंसेप्शन। आईओडीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स में पहला टाइप यहाँ पे डिस्कस किया है, सेकंड 2 टाइप में बात मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो पार्ट है, पहला जो टाइप है उसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, इनार्ट, ठीक है। एंड ये जो तीनों हम लोग लिखने वाले 3 टाइप्स ऑफ आईओडीज, उसमें एक होगा इनार्ट, एक होगा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, मतलब ऐसा कोई आयोडी हम लोग यूटेरस में फीमेल का लगाएंगे जो कंटिन्यूअसली कॉपर छोड़ते रहेगा, उससे क्या होगा वो हम लोग को पता चलेगा। एंड एक होगा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को हार्मोनल खेल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पता है, तो हम लोग हार्मोन से मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्ट जो है ये क्या है, कैसे बना हुआ है एंड क्या करता है, लगाएंगे तो इसको भी हम लोग यूटेरस में ही, लेकिन क्या करता है, क्या चीज से बना हुआ है वो अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन इम्प्रेग्नेटेड विथ बेरियम सल्फेट और स्टेनलेस स्टील। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल, प्लास्टिक एंड मेटल, ठीक है। एग्जाम्पल ये लिप्स लूप, ठीक है। फंक्शंस क्या करता है, पहला फंक्शन देखो, इंपेयरमेंट ऑफ स्पर्म एसेंट, मतलब यूटेरस के थ्रू स्पर्म का मूवमेंट को अच्छे से होने नहीं देगा, या स्पर्म अगर ये तो यूटेरस में लगा हुआ है तो ये यूटेरस में क्या करेगा, कंटिन्यूअसली कुछ केमिकल्स छोड़ते रहेगा। वो केमिकल्स क्या करेगा, पकड़ लो कोइटस हुआ और मेल ने सीमेन फीमेल के अंदर ही डाल दिया, सीमेन से स्पर्म जो है वो स्विम करके जाना चालू कर दिया, तो कहां से स्विम करके जाएगा, वेजाइना, सर्विक्स, फिर कहां, यूटेरस, फिर जाके फैलोपियन ट्यूब। तो जब यूटेरस के थ्रू क्रॉस करेगा तब यूटेरस में कुछ ऐसा केमिकल्स रेडी है जो स्पर्म के मॉर्फोलॉजी को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, मेम्ब्रेन रप्चर कर देगा, मतलब स्पर्म का मॉर्फोलॉजी के साथ छेड़खानी करेगा। दैट इज योर पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, अगर छेड़खानी करने के बाद भी स्पर्म जाके कहां पहुंच जाता है, एम्पुला, एंड वहां पे फर्टिलाइजेशन स्पर्म कर देता है, फर्टिलाइज एग्स बना देता है, तब क्या होगा, वो फर्टिलाइज एग जो है वो फर्टिलाइज एग को यूटेरस में कब पहुंचना चाहिए था, 20 को 6 डेज चाहिए फर्टिलाइज एग्स को कहां आने के लिए, यूटेरस में आने के लिए। उस 6 डेज में यूटेरस अपने आप को क्या करता है, रेडी करता है, एंडोमेट्रियम को रेडी करता है कि 20 को जब आएगा मोरूला तब मैं कुछ न्यूट्रिशन दूंगा और उस न्यूट्रिशन से मैं क्या करूंगा, जोना पेलुसिडा को ट्रोफोब्लास्ट में मैं कन्वर्ट करने वाला हूं। अंदर का इनर सेल मास जो मोरूला में आके पहुंचा है मेरे तक, उसको मैं ब्लास्टुला तक लेके जाने वाला हूं। ये सब प्रिपरेशंस करता है एंडोमेट्रियम इन दिस 6 डेज, अपने आप को पूरा न्यूट्रिएंट लोडेड बनाता है। लेकिन अगर हम लोग ये इनर्ट लगाएंगे, ये इनर्ट क्या करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो वो फेलोपियन ट्यूब का सिलिया का मूवमेंट को फास्ट कर देगा या फेलोपियन ट्यूब को डायलेट कर देगा, जिसके वजह से फर्टिलाइज एग्स जल्दी आके पहुंच जाएगा किधर, यूटेरस। इधर यूटेरस रेडी ही नहीं है क्या लेने के लिए, एक मोरूला को एक्सेप्ट करने के लिए यूटेरस अभी तक प्रॉपर्ली रेडी ही नहीं हुआ है, लेकिन ट्यूबल मोटिलिटी को क्विक कर दिया। जो हमारा मोरूला है, जो हमारा जाइगोट है, वो क्या होगा, जल्दी जाके पहुंच जाएगा यूटेरस में। पहुंचना था 20 को, पहुंच गया 15 को, तब तो यूटेरस इज नॉट रेडी। तो तब अगर वो फर्टिलाइज एग्स पहुंच भी गया तो भी हम लोग क्या करेंगे, उसका भी हम लोगों ने जुगाड़ लगा के रखा है कि ये लगाने से एंडोमेट्रियम प्रॉपरली बिल्डअप नहीं होगा, एंडोमेट्रियम रेडी नहीं होगा टू टेक दैट फर्टिलाइज एग एंड टू मेक इट प्रोसीड फर्दर ऑन द 15th। उसको पहुंचना चाहिए था 20 को, लेकिन उसको पहुंचा देगा 15 को। नंबर 3 जो है, देखो एक का बैकअप दूसरा, पहला स्पर्म को जब स्पर्म जा रहा है तभी उसको प्रॉब्लम कर रहा है, फिर भी बोले स्पर्म चला गया बाय चांस, तो ये है कि हम लोग ट्यूबल मोटिलिटी फास्ट करा देंगे, तो इसका जुगाड़ ये। अब बोले ट्यूबल मोटिलिटी फास्ट कराने के बाद भी बोले क्या हो रहा है, मोरूला जाके वहां पहुंच रहा है और एंडोमेट्रियम बोले मोटा मोटी रेडी हो गया है 15 तक टू प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिशन, उसके बाद भी जुगाड़ है, इसका भी जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है इसमें, हिस्टोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम, मतलब जो जाइगोट जाके वहां पे पहुंचेगा उस जाइगोट को क्या किया जाएगा, जो न्यूट्रिशन दिया जाएगा उस न्यूट्रिशन के साथ कुछ कुछ ऐसा केमिकल भी छोड़ा जाएगा जो जाइगोट का सेल्स को मार देगा, ठीक है कि नहीं, जाइगोट के सेल्स को मार देगा या सुइटेबल इंप्लांटेशन कंडीशंस नहीं बनाएगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन को होने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वो जो सेल्स ऑफ रोबर लाइटिंग एंजाइम रिलीज करके जो एंडोमेट्रियम हटाता है, ये सब में प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लेसेंटा नहीं बना पाएगा। तो देखो एक का जुगाड़ दूसरा, एक का बैकअप दूसरा, इस तरीके से काम करता है हमारा इनर्ट, ठीक है। तो इसका नोट्स तुम लोग बना लो। अब हम लोग चलते हैं बाकी 2 टाइप्स में, आयोडीज का बाकी 2 टाइप और वो क्या करता है, ठीक है। So this is the remaining 2 types of your IUDs, okay, and in this remaining 2 types we have copper releasing IUD, मतलब ये IUD कहाँ डालना है, यूटेरस के लेयर्स के बीच में,
एंड ये क्या करेगा, इट विल रिलीज सम कॉपर आयंस एंड दोस कॉपर आयंस आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट. व्हाट आर दोस इफेक्ट वी विल स्टडी. एंड देन वन इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज. इस आयोडी को अगर मायोमेट्रियम में डालोगे तो ये कुछ हार्मोन जैसा सामान छोड़ेगा. दैट मीन्स इट विल रिलीज सम केमिकल्स व्हिच इज गोइंग टू हैव अ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट फंक्शन टू दोज हार्मोन्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. फॉर एग्जांपल ये प्रोजेस्टेरॉन लाइक हार्मोन छोड़ेगा. तो हमको पता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब बॉडी में हाई होगा तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एफएसएच को थोड़ा सा इनहिबिट करेगा, तो फॉलिकुलर फेज में थोड़ा छेड़खानी करेगा ये. ठीक है ना. तो इसमें हम लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे. अब पहला जो है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, दैट कॉपर रिलीजिंग आयोडीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कॉपर टीज एंड हैव आयोनाइज्ड कॉपर व्हिच स्लोली डिफ्यूजेस एट द रेट ऑफ 50 माइक्रोग्राम पर डे. ठीक है. उसको यूटेरस में लगाने के बाद ऐसा जगह पे लगाएंगे जहां से कंटिन्यूअसली टिश्यू फ्लूइड माने लिम्फ और ब्लड उससे ब्रश कर करके उधर से जाएगा, मेनली टिश्यू फ्लूइड. ठीक है ना. क्योंकि ब्लड नेवर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनीथिंग इन आवर बॉडी. ब्लड वेसल से निकलता है क्या बोलते हैं इसको, मतलब ब्लड वेसल से निकलता है टिश्यू फ्लूइड इन द सेल के बीच का जो स्पेस है सेलुलर इंटरस्टिशियम, एंड वहां पे हम लोग प्लांट करेंगे इस चीज को. तो वहां पे जब जब टिश्यू फ्लूइड निकलेगा सेल्स को खाना वाना देने के लिए, तब वो फ्लूइड इसके कांटेक्ट में आएगा. तो इससे कुछ कुछ केमिकल्स को वो ले लेगा, लेके लिम्फ के थ्रू वापस ब्लड में चला जाएगा. ठीक है. सो इन दैट वे इट इज रिलीजिंग द कॉपर्स इनटू द ब्लड. ओके. तो डिफ्यूजेस एट द रेट ऑफ 50 माइक्रोग्राम पर डे व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द नॉर्मल. अगर नॉर्मली अगर हम लोग को कॉपर आयोडी लगा के कुछ इफेक्ट्स बॉडी में देखना है या इसका काम देखना है, तो एक ऐसा जगह पे लगाना पड़ेगा जहां पे एटलीस्ट कि जब जब टिश्यू फ्लूइड इस कॉपर आयोडी के कांटेक्ट में आए तो एटलीस्ट 50 माइक्रोग्राम पर डे वो वहां से कॉपर आयंस को निकाल सके. ठीक है. फंक्शन क्या करता है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक साइटोकाइंस, सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज ओवम. ठीक है. तो इसका भी किस्सा क्या है, सेम है कि ये क्या करेगा, ये कुछ कुछ ऐसा केमिकल छोड़ेगा जो स्पर्म को, जैसे ही हम लोगों ने मेल ने इंसेमिनेशन किया इनसाइड द फीमेल्स वेजाइना, तो तुरंत उन स्पर्म को ये केमिकल्स आके मारना शुरू कर देगा, जिसके वजह से वो स्पर्म के पास वो एबिलिटी नहीं होगा कि वो जाए कहां पे, एम्पुला, और जाके वहां पे ओवम को फर्टिलाइज करे. ठीक है. अच्छा. दिस डिवाइसेस शुड बी रिप्लेस इन 3 to 5 years, क्योंकि इन डिवाइसेस के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, तो 3 to 5 years के बाद इसको रेगुलरली चेंज करते रहना पड़ेगा. एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया है, देखो कॉपर टी 200, मल्टीलोड टी 250, कॉपर टी 380. ये सब जो 200, 250, 380 है, ये सब हम लोगों ने किस बेसिस पे दिया है, ये हम लोगों ने इस बेसिस पे दिया है कि जब हम लोग एक कॉपर टी बॉडी के अंदर डालते हैं तो उस कॉपर टी का कितना स्क्वायर मिलीमीटर विल कम इन कंटेक्ट विद द टिश्यू फ्लूइड. ठीक है. जब हम लोग बॉडी के अंदर डालेंगे तो मैंने बोला सामने से ब्लड वेसल जा रहा है, ब्लड वेसल से टिश्यू फ्लूइड निकलेगा, टिश्यू फ्लूइड निकल के उस कॉपर टी को क्या करेगा, ब्रश करते हुए जाएगा. तो उस कॉपर टी का कितना स्क्वायर मिलीमीटर एक्सपोज्ड है टू द टिश्यू फ्लूइड, उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये सब नंबर्स यहां पे दिया है. नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज. तो यहाँ पे हार्मोनल लेवल से हम लोग क्या करेंगे, छेड़खानी करेंगे. ठीक है. हमको पता है फोलिकुलर फेज में एफएसएच एलएच का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, ग्रेजुअली एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ने लगता है. ठीक है ना. ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल से कनेक्टेड है. हम लोग अगर एक ऐसा डिवाइस लगाए बॉडी में जो ऑल द टाइम बॉडी में क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट्स में प्रोजेस्टेरॉन लाइक केमिकल छोड़ते रहेगा, तो हमको पता है बॉडी में जब प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है एफएसएच एलएच लो होता है, एफएसएच एलएच का एक्टिविटी लो होता है. तो अगर ये फोलिकुलर फेज में जब हम लोग का बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम होता रहता है, क्या oogenesis चलता है, ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद हमारा एंडोमेट्रियम जो टूट जाता है उसका रीबिल्डिंग चलता है, तो उस फोलिकुलर फेज में अगर हम लोगों का ये जो आयोडी है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, उस फोलिकुलर फेज में अगर ये थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना शुरू कर दे, तब क्या होने वाला है, वो प्रोजेस्टेरॉन एफएसएच एलएच को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा. तो ओव्यूलेशन जो है प्रॉपर 14 में होगा, इसका कोई चांस नहीं है, 14 से लेट भी हो सकता है. एज वेल एज फोलिकुलर फेज में जो एंडोमेट्रियम का रीबिल्डिंग का काम चलता है, उस रीबिल्डिंग के काम में भी ये क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा. बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में हाई हो जाएगा तो एलएच अपना प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा, एलएच प्रॉपर्ली एस्ट्रोजन रिलीज नहीं कर पाएगा. तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस एस्ट्रोजन अगर बॉडी में प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो तो एंडोमेट्रियम का जो रीबिल्डिंग है वो रीबिल्डिंग में ये क्या करेगा, प्रॉब्लम कर देगा. तो एंडोमेट्रियम बोले एकदम थीन सा बन गया है, लेकिन फर्टिलाइजेशन भी हुआ है, जाइगोट पहुंचा भी है एंडोमेट्रियम में, लेकिन उसके बाद क्या फायदा, क्योंकि एंडोमेट्रियम रेडी ही नहीं है टू डू व्हाट, टू डू इम्प्लांटेशन, टू लुक आफ्टर द एम्ब्रायो.
समझ में आया ना? तो यही यहाँ पे लिखा है, देखो, दिस डिवाइस इज रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन्स व्हिच सप्रेसेस एंडोमेट्रियल चेंजेस इन सर्विकल म्यूकस। सर्विक्स में म्यूकस को प्रॉपर्ली आने नहीं देगा, तो स्पर्म स्विम करके कैसे जाएगा अगर म्यूकस ही नहीं है सर्विक्स में? या फिर सर्विक्स का म्यूकस को बहुत ज्यादा थिक गाढ़ा कर देगा, इतना टाइट, इतना गाढ़ा कर देगा कि उसको हम लोग सर्विकल म्यूकस प्लग बोलते हैं। वो सर्विकल म्यूकस प्लग बना देगा, तो स्पर्म उस थिक म्यूकस के थ्रू स्विम करके नहीं जा पाएगा, या स्पर्म का मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगा। तो स्पर्म का मूवमेंट बहुत स्लो हो जाने से 72 आवर्स के अंदर वो मर जाएगा। तो उसको सर्विक्स क्रॉस करने में ही बोले 78 आवर्स लग गया, तो वो सर्विक्स में ही मर गया। कहा यूटेरस पहुंचा और कहा जाके फर्टिलाइजेशन किया। कॉजेज एन ओव्यूलेशन, अभी मैंने बोला एफएसएच एक्टिविटी के साथ छेड़खानी करेगा तो कभी कभी ओव्यूलेशन नहीं भी करवा सकता है, क्योंकि एफएसएच प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर पाया ड्यूरिंग फोलिकुलर फेज। इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी, ठीक है, ल्यूटियल एक्टिविटी माने एलएच हार्मोन का एक्टिविटी कम, ठीक है। Progesterone, levonorgestrel, these are the name of the hormone releasing IUDs. These IUDs also reduces cramping and heavy menstrual bleeding. क्योंकि एंडोमेट्रियम अगर प्रॉपर्ली बना नहीं तो शेड होके ज्यादा कहां से निकलेगा? कम ही निकलेगा, कम निकलेगा, कम ब्लीडिंग, कम पेन, लाइक दैट, ठीक है। तो ये है तुम लोग का मतलब ये आईयूडीज का हो गया है। अभी आगे और भी कुछ कुछ डिवाइसेस है, वो अभी मैं कराऊंगा, इसका अच्छे से नोट बना लो, ठीक है। लाइट आज थोड़ा कम है क्योंकि होजाई में शायद फ्लड हो गया या समथिंग कुछ इन द रिमोट पार्ट्स, जिसके वजह से करंट नहीं है सुबह से, और इस रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए आज मैं मोबाइल का फ्लैश लाइट एंड नेचुरल लाइट के मदद से वीडियोस बना रहा हूँ। थोड़ा सा तुम लोग ब्राइटनेस बढ़ा के देख लेना। सो दिस इज योर डिवाइस नंबर 5, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑरल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस बोल रहे हैं। इसका मतलब इसको ये कुछ ऐसा टेबलेट्स है जिसको हम लोग को ऑरली खाना है, ठीक है। ये ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स या ऑरल पिल्स जो इसको हम लोग बुला रहे हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक को हम लोग बुला रहे हैं कंबाइंड पिल, एक को हम लोग बुला रहे हैं मिनी पिल। ये पिल्स कंबाइंड पिल और मिनी पिल में क्या डिफरेंस है हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले ये पिल्स है क्या, कैसे खाना चाहिए एंड इसका फंक्शन कैसा है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर टाइपिफिकेशन में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये जो पिल्स है, दिस पिल्स आर मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों का हम लोग यूज करते हैं, दोनों ही सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन हम लोग लेते हैं, सिंथेटिक एस्ट्रोजन हम लोग लेते हैं। मतलब सिंथेटिक का माने आर्टिफिशियल, हम लोगों ने ऐसा केमिकल आर्टिफिशियली बनाया है जिसको बॉडी के अंदर डालने के बाद वो प्रोजेस्टेरॉन जैसा काम करेगा। ऐसा हम लोगों ने आर्टिफिशियल हम लोगों ने एस्ट्रोजन बना दिया जो बॉडी में डालने के बाद नॉर्मल नेचुरल एस्ट्रोजन के जैसा काम करेगा, लाइक दैट। सो पिल्स आर मेड अप ऑफ 2 थिंग, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे देखो, देयर प्रिपरेशन कंटेन इधर प्रोजेस्टिन या सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक माने आर्टिफिशियल, एलोन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन, या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से पिल्स को हम लोग बनाते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों रहता है, लेकिन सिंथेटिक वाला। द पिल्स आर ऑरली टेकन फॉर 21 डेज, ठीक है, इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे, जिस दिन ब्लीडिंग खत्म हुआ, एंड एंडिंग ऑन 25th डे। ल्यूटियल फेज का 25th डे तक हम लोग खाएंगे, ठीक है। 21 डेज का मिलता है, उसमें 1 2 3 4 ऐसा करके लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ऑरल पिल्स क्या है, ये है ऑरल पिल, ठीक है। क्या से बना हुआ है? इन चीजों से बना हुआ है। कैसे खाया जाता है? ऐसे खाया जाता है। करता क्या है? फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस में देखो क्या लिखा है, इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, क्योंकि है तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, एफएसएच एलएच को के साथ क्या करेगा? कंपीट करेगा। एफएसएच ये ज्यादा हो गया बॉडी में, एफएसएच एलएच को कमा के रख देगा, ठीक है ना। तो एफएसएच एलएच कम होगा तो फोलिकुलर फेज में गड़बड़ी होगा। फोलिकुलर फेज में गड़बड़ी माने इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। प्रॉपर्ली फोलिकुलर फेज की एक्टिविटी नहीं हो पाना। ऑल्टरनेशन इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम कनेक्टेड, क्योंकि अगर फोलिकुलर फेज के साथ छेड़खानी होगा, एस्ट्रोजन कम रिलीज होगा। एस्ट्रोजन अगर कम रिलीज होगा तो एंडोमेट्रियम प्रॉपर्ली बनेगा नहीं, ठीक है। ये कोरिस ब्लूइंग केक्टल वेस के सब कमी जाए ना हमारे जी। हाँ, तो थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है? चेंजेस इन सर्विकल म्यूकस, ठीक है। वो जो अभी थोड़ा देर पहले बात किया था, फिर से नहीं समझा रहा कि म्यूकस को थिक कर देगा, स्पर्म का मूवमेंट उस थिक म्यूकस के थ्रू होने में बहुत स्लो हो जाएगा, 72 आवर्स स्पर्म का उधर ही लग जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा,
डिसरप्टिंग द मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का मोटिलिटी जो है, एग का मोटिलिटी, उसके साथ छेड़खानी होगा, ज्यादा जल्दी आ जाएगा या बहुत धीरे धीरे आएगा, लाइक। तो ये सब डिस्टर्बेंसेस ओरल पिल्स करता है। ठीक है, अब इन डिस्टर्बेंसेस में हो गया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि मिनी पिल और कंबाइंड पिल का क्या डिफरेंस है। ठीक है, मिनी पिल क्या है, कंबाइंड पिल क्या है। ठीक है, आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आया है। मैं थोड़ा हट जाता हूं, तो तुम लोग पॉज करके इसका वो बना लो, क्या बोलते हैं, नोट्स बना लो। ठीक है, अभी आई विल एक्सप्लेन मिनी पिल एंड कंबाइंड पिल क्या है। ठीक है, साइड में थोड़ा जगह था तो मैंने लिख भी लिया था। ठीक है, तो मिनी पिल जो है, मिनी पिल हैव प्रोजेस्टेरॉन ओनली। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, जबकि कंबाइंड पिल जो है, कंबाइंड पिल्स में हम लोग को मिलेगा क्या, इसमें प्रेजेंट है बोथ प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजेन, दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, जबकि मिनी पिल में ओनली प्रोजेस्टेरॉन। एग्जांपल मिनी पिल का मैंने दे दिया है, पीओपी बोल के एक टेबलेट है, दैट इज मिनी पिल। ठीक है, लेकिन ये जो कंबाइंड पिल है, जिसमें बोथ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हम लोग को मिल रहा है, ये कंबाइंड पिल फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक टाइप को हम लोग बुलाते हैं क्या, मोनोफेसिक कंबाइंड पिल। ठीक है, एंड एक और टाइप हम लोग को मिलेगा जिसको हम लोग बुलाते हैं मल्टीफेसिक या पॉलीफेसिक कंबाइंड पिल। ठीक है, अब मोनोफेसिक कंबाइंड पिल में हम लोग को क्या मिलेगा कि बोथ एस्ट्रोजेन, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बोथ एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मैं बार बार एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन बोल रहा हूं, लेकिन ये दोनों ही सिंथेटिक है। ठीक है, दैट मींस आर्टिफिशियल। बोथ एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर ऑफ सेम अमाउंट। ठीक है, आर ऑफ सेम अमाउंट थ्रू आउट दी 21 डेज। ठीक है, वो जो 21 पिल्स होगा, 21 पिल्स 21 डेज, हर एक पिल एक दिन को खाना है, तो 21 डेज में ही प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो सेम रहेगा। अगर ये 50% है, ये 50% होगा, लाइक दैट। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हम लोग को एग्जाम्पल में मिलेगा माला डी। ठीक है, माला डी, ये सब हम लोग को मिलेगा, माला एन, माला डी, ये सब मिलेगा। जबकि मल्टीफेसिक कंबाइंड पिल जो है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, तो कॉस्टली है तो थोड़ा सा कुछ अनोखा भी होगा। अनोखा क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एस्ट्रोजन का लेवल है, वो एस्ट्रोजन का लेवल थ्रू आउट द 21 डेज, इसका लेवल रहेगा सेम थ्रू आउट द 21 डेज, सेम अमाउंट। लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पहला दिन से ही वो 50-50 नहीं रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाएगा। अगर लो पहला दिन का जो पील है उसमें एस्ट्रोजन 50% है, प्रोजेस्टेरॉन 5% है। नेक्स्ट डे वो 7 एस्ट्रोजन 50 है, प्रोजेस्टेरॉन 7 है। उसका नेक्स्ट डे एस्ट्रोजन 50, प्रोजेस्टेरॉन 9, लाइक दैट। देखो धीरे धीरे एवरी डे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। तो ये ज्यादा कॉस्टली पिल होता है, मल्टीफेसिक कंबाइंड पिल थोड़ा कॉस्टली पिल होता है। ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल में हम लोग को मिलेगा, इसके एग्जाम्पल में हम लोग को मिलेगा ट्राइक्विलर बोल के एक मेडिसिन, एंड इसके साथ साथ ऑर्थोनोवा। ठीक है, दीज आर मल्टीफेसिक कंबाइंड पिल। और माला डी, इसके बाद माला एन। ठीक है, ये सब जो है, ये सब हो जाएगा मोनोफेसिक कंबाइंड पिल। ठीक है, एंड तुम्हारा आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन जो है, वो आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन का जो नाम है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आर्टिफिशियल बोलो या सिंथेटिक बोलो, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक एस्ट्रोजन जो है, ठीक है, उसका नाम है इथाइनिल ऑस्ट्राडियोल। ठीक है, सो ये है तुम्हारा ओरल पिल्स का डिस्कशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, ये वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सहेली बोल के एक पिल मिलता है जो नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है। दैट मीन्स उसमें
स्टेरॉइड हार्मोन्स का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और ये 1 वीक ये टेबलेट खाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स हम लोग ऐड करते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल्ड वे में करा सकता है या एंडोमेट्रियम के बिल्डअप को रोक सकता है, ठीक है। तो जितना भी पिल्स हम लोग खाते हैं उनमें सब का सब पिल स्टेरॉइडल पिल है, मतलब उनमें कुछ स्टेरॉइड टाइप का, जैसे कि आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन, ये सब होगा। लेकिन ये एक ऐसा पिल है जिसमें स्टेरॉइड केमिकल्स का यूज हम लोग नहीं करेंगे, इसमें प्रोटीन्स यूज करेंगे, कुछ और यूज करेंगे, स्टेरॉइड केमिकल्स का हम लोग यूज नहीं करेंगे, एंड इट इज एज इफेक्टिव एज द अदर्स। लेकिन ये थोड़ा लार्ज डोजेस में आता है, तो इसको 1 वीक खाना पड़ता है इनिशियली, उसके बाद 2 वीक के गैप में एक खाना होता है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये सब नोट्स तुम लोग आराम से अभी बना लो, नेक्स्ट मैं लिख के आता हूं। सो दिस इज योर नेक्स्ट मेथड्स, ठीक है। मेथड्स खत्म ही नहीं हो रहे, बहुत सारे मेथड्स है। तो 6 और 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 6 है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स, डायरेक्टली वेन्स में लिया जाता है, हार्मोनल इंजेक्शंस, ठीक है। सेम कुछ है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन रहेगा, कुछ है जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों रहेगा। तो यहाँ पे तुम लोगों का नाम दे दिया है डिपॉट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट नॉर इथिस्टेरोन इनांटेट, ठीक है। दे आर इफेक्टिव फॉर 3 months 2 months, माने 3 months या 2 months के इंटरवल में देना है। साइक्लोफेम मेसिग्ना कंबाइंड इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स गिवन एवरी मंथ, हर महीने के इंटरवल में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोजेस्टेरोन ओनली इन दोनों में, साइक्लोफेम मेसिग्ना इनमें, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों है। इम्प्लांट्स, अगर किसी को हार्मोनल इंजेक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑरेली पिल्स खाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनका भी जुगाड़ है क्या? इम्प्लांट्स आर सम इस तरीके का, कुछ इस तरीके का बार टाइप का रहता है, इस तरीके का बार टाइप का चीज रहता है, उसको स्किन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस इम्प्लांटेड सबडर्मली, माने डार्मिस के नीचे, फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कंसेप्शन। इनमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हार्मोनल पिल्स को रेगुलरली खाना पड़ रहा है, इनमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये 3 या 2 months में फिर से देना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, कुछ सालों के लिए अगर हम लोग करना चाहे तो हम लोग ये अपना सकते हैं, ये टेक्निक इम्प्लांट्स अपना सकते हैं, ठीक है। जिसमें एग्जांपल में मैंने लिखा है, देखो, एक का नाम है नॉरप्लांट, एक का नाम है इम्प्लानॉन। नॉरप्लांट इफेक्टिव फॉर 5 years, इम्प्लानॉन इफेक्टिव फॉर 3 years, एंड दोनों में ही आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेट करने का एबिलिटी देखा जाता है, और इसको हम लोग स्किन के नीचे डालते हैं, ठीक है। तो ये नोट बना लो, ठीक है। तो ये है रिमेनिंग 2 मेथड्स, जिसमें पहला वाला है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन माने कोइटस होने का 72 आवर्स के अंदर कुछ पिल्स पाया जाता है, अगर वो पिल्स खाया जाए तो वो पिल्स क्या करेगा, कंसेप्शन होने नहीं देगा, दैट मीन्स जाइगोट फॉर्मेशन होने को नहीं देगा, या फिर यू कैन से एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को डिस्टर्ब करके रख देगा, सो दैट जाइगोट अगर फॉर्म भी हो तो बाद में आके वो जाइगोट इम्प्लांटेशन ना कर पाए। इसका एडवर्टाइज तुम लोग बहुत ज्यादा टीवी में भी देखते होगे, अनवांटेड 72, आईपील, ये सब है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, ठीक है। कि उसको सेक्स होने का विद इन 72 आवर्स के अंदर अगर खा लिया जाए तो वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देगा या जाइगोट फॉर्मेशन को रोक देगा। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड, जिसके बारे में लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा बात हुआ था कि सर्जिकल मेथड जो है, इसमें हम लोग इधर वास डिफरेंस को काट के लाइगेट कर देते हैं, काट के बंद कर देते हैं, या फिर फेलोपियन टिप को काट के बंद कर देते हैं, काट के लाइगेट कर देते हैं। ये मेथड अगर किसी ने एक बार कर लिया तो ये रिवर्सिबल नहीं है, ये वापस इसको नहीं जोड़ सकते हैं, या रिवर्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा पुअर है, खराब है। इसलिए एक बार जिसने ये टेक्निक कर लिया वो मोटा मोटी ये दिमाग में लेके ही करेगा कि अब से और मुझे स्टेराइल ही रहना है, मैं और फर्टाइल नहीं रहना चाहता हूं बाय चॉइस, ठीक है ना, तभी जाके लोग ये मेथड करते हैं। तो यहाँ पे वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी फॉर मेल, फॉर फीमेल, 2 vas deferens are cut and ligated, 2 fallopian tubes are cut and ligated, movement of sperm will be restricted, movement of ova will be restricted, ठीक है। तो इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है, और जैसे कि मैंने बोला ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रेप्लिका है, वैसा ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नोट बना लो। बाप रे बाप, आज बहुत पढ़ा लिया, लिखते लिखते फट गया है, कमर में दर्द हो गया है, लेकिन बना रहा हूँ क्योंकि करंट आ गया है, नहीं तो इसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करता, तुम लोग को भी काफी लिखना पड़ेगा, उपाय नहीं है, क्या करें। तो दिस इज द लास्ट पोर्शन दैट आई एम टीचिंग टुडे, है ना, मतलब आई एम वेरी मच टायर्ड, एंड कुछ पॉइंट्स होगा जो मैं फोटोज में तुम लोग को भेज दूंगा, उसको भी ये लिखना खत्म होने के बाद नीचे लिख लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं 10th मेथड पे, बर्थ कंट्रोल करने का, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे दिया है।
सो क्या है ये है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। मतलब जानबूझ के एक मदर एबॉर्शन करवाना चाहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं, बिकॉज मदर इज विलिंग टू डू द एबॉर्शन थिंग। ओके, नाउ ये तुमको जब मन होगा तब तुम कर लोगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तुमको झगड़ा हो गया हस्बैंड के साथ, जाके एबॉर्शन करा लिया, ये सब नहीं चलेगा। उसके बाद तुम अपना प्रेगनेंसी का किसी भी पीरियड में तुमको बोले एबॉर्शन करने का मन गया, बोले तुमको 7 मंथ में एबॉर्शन करने का मन गया, तो मन करने से नहीं होगा, ठीक है। देयर आर सम लॉस जिसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा। इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो है वो बहुत सारा टेक्निक से हो सकता है। कुछ टेक्निक का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। प्रीमेच्योर एक्सपाल्शन ऑफ द कंसेप्शन प्रोडक्ट, माने वो जो बेबी अंदर ग्रो कर रहा है उसको यहाँ पे प्रोडक्ट बोला गया। कंसेप्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द यूटेरस यूजुअली बिफोर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले तक तुम अगर एबॉर्शन करो किसी भी टेक्निक से तो वो ठीक है, उसको मतलब मोटा मोटी मतलब मान लिया जाएगा या तुम कर सकते हो, इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 20th वीक के बाद अगर करोगे तो मदर का डेथ होने का चांसेस बहुत हाई होता है इफ एबॉर्शन इज डन आफ्टर 20th वीक, ठीक है। सो 20th वीक तक एबॉर्शन कैन बी डन। क्या क्या टेक्निक से कर सकते हैं? वैकम एस्पायरेशन। व्हाट इज वैकम एस्पायरेशन? इट्स अ काइंड, ये तो समझा तो मैं नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन तुम लोग को रिलेट जरूर करवा पाऊंगा। वैकम एस्पायरेशन इज लाइक, अगर 3 इडियट्स देखा है तो आमिर खान ने क्या किया था, एक वैकम क्लीनर से एक बनाया था कि नहीं, वैकम एस्पिरेशन टेक्निक, जिससे उसने क्या किया, बेबी मतलब वेजाइना के अंदर डाल दिया और सक्शन से बेबी को बाहर निकाल के ले आ गया। तो उसी तरीके का एक टेक्निक है जिससे हम लोग एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर फीमेल के वेजाइना में डालेंगे, वो अंदर का सारा जो भी डेवलपमेंट है स्क्रैप करके खींच के बाहर लेके आ जाएगा, ठीक है। पेन होगा लेकिन ये एक टेक्निक है। सर्जिकल स्क्रैपिंग, काट के निकाल देगा। इन्फ्यूजन ऑफ अ सलाइन सोल्यूशन, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा जो यूटेरस है, यूटेरस के लाइनिंग में कुछ सोल्यूशंस डाला जाएगा इन द ब्लड वेसल, जिसके वजह से यूटेरस के अंदर का जो एंडोमेट्रियम है वो टूट जाएगा, टूट के ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये है सर्जिकल टेक्निक। डॉक्टर वगैरह के एडवाइस में करना पड़ेगा, डॉक्टर वगैरह करेंगे, ठीक है ना। ये तीनों टेक्निक, वैकम एस्पिरेशन, सर्जिकल स्क्रैपिंग एंड सलाइन सोल्यूशन, ये सब डॉक्टर करेगा। कुछ ऐसा भी है जो डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने से भी कर सकते हैं। वो है एक मेडिसिन जिसका जो है फ्रेंच ओरिजिन का, जिसका नाम है माइफप्रिस्टोन एंड माइफप्रिस्टॉल, ठीक है। एक प्रिस्टोन है, एक प्रिस्टॉल है, ठीक है। ये सब क्या कर सकते हैं, ओरली अगर खा दिया तो खाने के विद इन फ्यू आवर्स ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये जो टेबलेट है, इस टेबलेट में बहुत हाई डोजेस में एंटी प्रोजेस्टेरॉन रहता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है। तो एंटी प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, एंटी प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम का तोड़ना शुरू करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन कंट्रैक्शन शुरू करता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा माइफप्रिस्टोन, ऐसा एक होता है मिसोप्रिस्टोल बोल के भी एक होता है। ये मिसोप्रिस्टोल जो है इसमें रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लैंडिन्स, ठीक है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ये माइफप्रिस्टोन मिलके जो ब्लीडिंग शुरू करवा देगा, बिकॉज माइफप्रिस्टोन जो है वो है एंटी प्रोजेस्टेरॉन, वो एंडोमेट्रियम को तोड़ेगा, एंड ये माइसोप्रिस्टोल जो है ये मायोमेट्रियम कंट्रैक्शन करवाना शुरू करता है, जिसके वजह से एंडोमेट्रियम टूट के निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, 500 रुपीज जैसा इसका कॉस्ट है। ये खा के भी प्रेगनेंसी को तुम टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन ये मेडिसिन खा के प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का जो क्राइटेरिया वो है विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला 12 वीक्स में ये खा के तुम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नियरली 20% ऑफ टोटल प्रेगनेंसी आर अबॉर्टेड वर्ल्ड वाइड, 40 to 50 मिलियन पर ईयर। अब बिकॉज इंडिया का लोग ऐसा करता है कि जब मूड हुआ तब जाके एबॉर्शन करा लिया, झगड़ा हो गया एबॉर्शन करा लिया, ये सब करने से वो फीमेल का डेथ भी बहुत ज्यादा होता है, अननेसेसरी केसेस वगैरह भी बहुत ज्यादा बनता है, लड़की का फैमिली केस कर देगा, लड़का का फैमिली केस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब टेंशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ लॉस पास किया है, उन्हीं लॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में प्रपोज किया गया, अमेंडमेंट हुआ 2002 में, ठीक है। इस एक्ट के दौरान एक फीमेल एबॉर्शन तभी कर सकता है जब कोई वैलिड रीजन होगा। झगड़ा करके आके एबॉर्शन कर लिया ये नहीं होगा, देयर हैज टू बी अ वैलिड रीजन। रेप हुआ है तो कर सकता है। उस फीमेल ने कोई कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज किया था लेकिन वो फेल हो गया, उसके वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई, ये भी एक कारण हो सकता है।
डॉक्टर्स ने कुछ कुछ मेडिसिन रिकमेंड किया, जिन्होंने काम नहीं किया इसके वजह से भी कर सकता है। लड़का ने कॉन्डोम खरीदा लेकिन कॉन्डोम फटा हुआ निकला, इसके वजह से भी हो सकता है। तो कुछ वैलिड रीजन होना पड़ेगा। मदर का साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज है कि वो बच्चा जन्म देके उस बच्चा को प्रॉपर्ली पाल नहीं सकते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब है, बच्चा जन्म देके पाल नहीं सकते हैं, बच्चा को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, एमनियोसेंटेसिस करके पता चला कि कुछ कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इस तरीके का डिसऑर्डर वाला बच्चा को दुनिया में क्यों लाना है, नहीं लाना है, अंडर दैट कंडीशन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ कंडीशन सेट कर दिया और बोला इन्हीं कंडीशंस के अंतर्गत तुम क्या कर सकते हो, एबॉर्शन कर सकते हो। ठीक है, तो कंडीशंस तो है, ये सब कंडीशंस होना पड़ेगा। सेकेंड, इट हैज टू बी विद इन 20 वीक्स एंड सेफेस्ट इज द 12 वीक्स। 20 वीक्स तक कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड तो कोई भी कारण हो यू कैनॉट डू, क्योंकि उसमें मदर का हेल्थ का रिस्क आ जाएगा। 20 वीक्स तक कर सकते हैं, 12 वीक्स तक सेफ माना जाता है। ठीक है, इज मेनली मेंट फॉर प्रिवेंटिंग अननेचुरल मैटरनल डेथ्स ड्यू टू अनसेफ एबॉर्शन। MTP is safe in the first 12 weeks, it is risky in the second trimester। एक और वैसे छोटा सा दे दिया है कि वो जो फीमेल का सेक्स डिसाइडिंग जो मैंने बोला वो बैंड हो गया है आजकल। अगर तुम क्रोमोसोमल रीडिंग लेने जाओगे उसमें भी फीमेल का क्रोमोसोम है, मेल का ये सब नहीं बताता है डॉक्टर, तो उसका भी एक एक्ट पास हुआ है। ये है वो एक्ट जो प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को रोकता है। नहीं तो बहुत लोग क्या करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन करके एबॉर्शन करवा देता है, तो ये कारण से भी तुम एबॉर्शन नहीं करा सकते हो। तो ये सब है, ये सब लिख लेना नोट्स में अच्छे से। कुछ कुछ और भी है वो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, कलेक्टिव नोट्स बना लो। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस।